अमर रहे। तो उस श्रद्धांजलि के लिए मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ। जय भारत आज इस मकसद से हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ठीक बात है। के बाद यूनिवर्सिटी का फोन आया हमको, तो हम कहा कि इन दिनों तो मैं किसी भी सभा में जाता नहीं हूँ, लेकिन आज एक सिंगापुरी जी जो पूरी जिंदगी इन्होंने त्याग और तपस्या किया और दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ी, कोई सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ी, सत्ता में जाने के लिए नहीं लड़ी, बल्कि जो कमजोर तबका है हमारा, खास तौर से आज के दिन में कई तरह की भ्रांतियाँ, जात पात को हमको तोड़ना भी है और जात पात की वजह से हम दबाए भी जा रहे हैं। अल्पसंख्यक हो या दलित हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने हम अपनी बात मुख्तसर करते हुए आप सब लोग काफ़ी देर से यहाँ पर गिर रहे हैं, इसलिए कोई लंबी कैसे बना रहेगा। लेकिन उस बीच में रामवर्धन प्रतापुरी जी ने अपना विचार इस तरह का प्रकट किया और उस संघर्ष को बढ़ाते हुए यहाँ तक पहुँचाया। और हम लोग धन्यवाद देते हैं उनके सुपुत्र को कि बराबर हम देखते हैं कि कार्यक्रम होती है तो सबसे बातचीत होता है। हम पटना में रहते हैं तो हमसे जरूर बात होती है इनसे और हमको लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि आज के परिवेश में जो भारत सरकार का व्यवहार है या काम करने का जो पद्धति है वो स्पष्ट रूप से आपको जान लीजिए कि पिछड़ा महादलित विरोधी अब है क्या, उससे लड़ाई लड़ना है आपको। वो संगठित है और आप असंगठित हैं। के लोगों को प्रलोभन दे करके अपने पास रख लेता है और हमने ही लोगों से हमारे नेताओं को ही गाली दिलवाता है। तो ये फूट डालो राज करो, शुरू से सब कोई जानते हैं। लेकिन अब समय वो आ गया है कि हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और सतर्क होकर के इस बात की चर्चा करने की जरूरत है। गाँव में जो रहने वाले लोग वो लोग इस बात को भली भांति नहीं समझ पाते। उनके बीच में जो भ्रम पैदा करने वाला सिस्टम है भाजपा के लोगों का, बड़ा मजबूत सिस्टम है। बहुत मजबूती के साथ गांव में वो लोग दुष्प्रचार करते हैं और दुष्प्रचार करके और आप ही के लोगों को वहां मनुस्मृति का अनुसार चलना। तो मनुस्मृति में क्या है, इस बात को बताने की जरूरत है आम लोगों को। और यदि हम चाहेंगे जो संगठन के लोग हैं कि आप मनुस्मृति के अलग अलग अध्याय की प्रति को छपवाइए और उसको समाज में वितरण करवाइए। यदि वो मनुस्मृति को पढ़ेगा तो उसके मन में एक सम्मान स्वाभिमान जगेगा कि हमको कहाँ पीछे किया गया, हमको कहाँ गाली दी जा रही है, हमारा कहाँ अपमान हो रहा है। उस चीज को समझे, कहाँ चोरी हो रही, कहाँ उसके सम्मान में डकैती हुई है, इस बात को जानने की जरूरत है। और हम बोलते हैं लेकिन हमारे समाज में, हम लोगों के घर में न तो संविधान है न मनुस्मृति है, न हम अपनी बुराई को जानते हैं न हम अच्छाई को जानते हैं। इसको समाज में जानने की जरूरत है, इसकी प्रति विकलन करने की जरूरत है। आप जितना भी कर सके जो सामाजिक संगठन हैं त्या गोष्टी भारत संघ परिषदेचे विश्व समिती
आए हैं। हम जो हैं सबसे पहले और चंदापुरी का जो सपना था वो सबसे कम होगा, लेकिन इस सभागार में बैठे सभी सदस्यों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि हम अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए कटिबद्ध होंगे। आज चंदापुरी जी के नाम में लगा हुआ त्याग मूर्ति। त्याग, सच तो ये है कि इनका जन्म 20 नवंबर 1923 को हुआ और 81 वर्षों के जीवन काल में उन्होंने अपने जीवन का हर एक बहुमूल्य समय समाज के लिए, मानव के लिए, समानता के लिए सब कुछ उन्होंने कुर्बान किया। मैं कुछ बात याद दिलाना चाहता हूँ। आज के डेट हो या पहले के डेट हो, पढ़ाई लिखाई करने के बाद लोग अपने जीविका उपार्जन में लग जाते हैं। अपने भाव को जो शिक्षा के ओर से जोड़े, तभी हम लोग विजय कर पाएंगे। अगर विजय करना है तो महिला को आगे बढ़ना होगा। इस कदम में सबसे योगदान होगा महिला, उसी के कदम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर महिला अगर आगे नहीं बढ़ेगी तो पहला प्राथमिकता क्या देती है, पूजा करो, पूजा करवा भी दो, तो पुरुष लोग जो क्या है तो उसके अधीन में आ जाते हैं। अगर महिला इस चीजों को अगर समझने लगे कि अगर शिक्षा सबसे जरूरी चीज है तो पहले शिक्षा करे। आस्था तो है ही है, आस्था मेरी संस्कार है, लेकिन वो बैलेंस करके चलने की जरूरत है। हम दिन रात अगर घंटी बजाएं तो हमको ये नहीं लगता है कि उस घंटी बजाने से, ठीक है, आपको आस्था तो जाग जाएगा, संस्कार जाग जाएगा, लेकिन शिक्षा नहीं आ सकता है। शिक्षा आने के लिए आपको कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा। तो महिला को पहले इसमें आगे आना पड़ेगा, तभी हम लोग विजय कर पाएंगे। नहीं तो अन्यथा पता चलेगा 10% से 15%, 15% 17%। तो 1990 के दौर में जो हम लोगों की एकता सामाजिक लोगों को बनी थी, वह एकता के तहत जो भी कानून बना था वो सारे कानून ये तानाशाही और जुल्मी सरकार ने खत्म करने का काम किया है। और कारदार तो तब हो गया कि जब मणिपुर में महिलाओं को नंगे घुमाया। संविधान को कितना ये लोग तार किया है, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हम लोगों को अब हॉल में बैठने का कोई जगह नहीं है, और न भाषण देने का और न सुनने का। हम लोगों के आगे चंदापुरी जी के मार्ग को अपनाना पड़ेगा। जगदेव बाबू के मार्ग को अपनाते हुए रोड रोड और गली गली में आंदोलन करने की आवश्यकता है, और इस तानाशाही जुल्मी सरकार को उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। जगदेव बाबू ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का हो संतान, सबकी शिक्षा एक समान। क्या जुल्म उन्होंने कर रहा था जो उनको हत्या किया गया, और जो हत्यारा उस पर कोई न केस हुआ न कोई न जांच हुआ, और आज देख रहे हैं कि जो हक और अधिकार के लिए मांग करता है उसको सीधे जेल में डाल दिया जाता है। तो ये तानाशाही रवैया हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? और खासकर आधी आबादी की बात मैं कर रही हूँ कि किस तरह से आप लोग लड़ना है, उसका विरोध करना है। और मैं यही कहूँगा कि हमारे गार्जियन जिनकी आज पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं, इनके बारे में 2 मिनट में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि देश आज़ादी में इनकी अहम भूमिका रही, और बड़े बड़े नेता लोग इनसे संपर्क में रहे, और इन्हीं के कारण बहुत से अच्छे अच्छे पद पर कई नेता गण गए। लेकिन हमारे त्याग मूर्ति चंदापुरी जी ने कोई पद लेने का काम नहीं किए। और जब देश आजाद हुआ था तो देश खुशी मना रही थी कि अंग्रेजों से हमें छुटकारा मिला है, लेकिन ये हमारे गार्जियन ने इनको किसी तरह का कोई खुशी नहीं हुआ, और इन्होंने सोचा कि आज़ादी के बाद जो सरकार का गठन हुआ उसमें हम लोग के लिए हकमारी का काम हुआ था। इन्होंने देश आज़ादी के 20 दिन के बाद